नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार, आप देख रहे हैं टॉक। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कोलकाता की घटना पर। उस घटना ने बंगाल की जनता के मन में एक ऐसा गुस्सा भर दिया जिसके बाद ममता बनर्जी से बंगाल के लोग खफा हो गए और बंगाल के हर शहर में ममता बनर्जी के खिलाफ कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आंदोलन हुए। और ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन करने वाले कई छात्र संगठन भी है, खासकर लड़कियां ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन करने के ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। ममता बनर्जी के शासनकाल में आप बंगाल को जब देखिएगा तो बंगाल किस परिस्थिति में पहुंच चुका है। ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल की स्थिति बिगड़ गई। कानून व्यवस्था के मामले में बंगाल सबसे फ्लॉप आप कह सकते हैं। एक महिला डॉक्टर के साथ मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार का घटना घटित हो जाता है और ममता बनर्जी के पुलिस जो है पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज करती है तो सवाल निशान ममता बनर्जी की सरकार पर आती है। बंगाल को उस घटना के बाद केवल बंगाल में ही गुस्से से सड़कों पर लोग नहीं उतरे, बल्कि देश भर में लोग गुस्से से सड़कों पर उतरे। एक मेडिकल कॉलेज में अगर एक महिला डॉक्टर शोषित नहीं है तो बंगाल की सामान्य लड़कियों की आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। और बंगाल एक इस समय आप कह सकते हैं बंगाल एक अशोषित प्रदेश बन चुका है। वैसे ममता बनर्जी की जब आलोचनाएं होती है तो कई लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी तो लड़कियां शोषित नहीं है। महाराष्ट्र में एक घटना घटित होती है जहां इसी घटना की बात सामने आती है, जिसके बाद वहां के स्थानीय जो लोग हैं जो स्कूल में जिनके आप कह सकते हैं जो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो सभी लोग सड़कों पर आ गए थे। और उसके बाद बीजेपी के शासन काल में उन लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है। भाजपा अगर ये कहती है कि बंगाल में ममता बनर्जी गलत कर रही है, जब छात्र आंदोलन कर रहे थे, छात्र आंदोलन को आप देखे ही होंगे बंगाल में कि छात्रों पर किस प्रकार से ममता बनर्जी की पुलिस ने कार्रवाई की। उस कार्रवाई को अगर बीजेपी गलत बता रही है तो महाराष्ट्र में जो बीजेपी किया उसे आप सही नहीं कर सकती। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, फिर एनडीए की सरकार होते हुए भी प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज क्यों हुआ? 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज हुआ जो कि आप कह सकते हैं कि न्याय के मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में जब ऐसी घटना घटित होती है तो महाराष्ट्र में बीजेपी की शासनकाल वाली सरकार एफआईआर दर्ज कर देती है। दूसरी तस्वीर ममता बनर्जी के शासन में दिखती है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी की पुलिस बलपूर्वक उस आंदोलन को समाप्त करने का कोशिश किया जो एक लड़की की, एक महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए था। और ममता बनर्जी की एक और वीडियो सामने आती है जिसमें ममता बनर्जी का ही विरोध कर रही थी। ये कल्पना से परे है कि ममता बनर्जी ही अपनी ही सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी विरोध कर रही थी। यह वीडियो आपने देखा होगा जब ममता बनर्जी सड़कों पर निकल गई थी। और ममता बनर्जी से सारा सवाल कीजिए, ममता बनर्जी किसके खिलाफ सड़कों पर उतरी थी? गृह मंत्री ममता बनर्जी, स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो फिर ममता बनर्जी किसके खिलाफ सड़कों पर उतरी थी? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन का डिमांड पहले से ही किया जा रहा था क्योंकि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेडिकल कॉलेज में जब एक ट्रेनिंग डॉक्टर का रेप और मर्डर केस सामने आता है उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान पीटीआई को आता है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इस घटना से निराश हूँ और डरी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस बयान के बाद लोग ये समझने लगे कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन ज्यादा दूर नहीं। उसके बाद ममता बनर्जी का एक बयान सामने आता है। ममता बनर्जी सीधे तौर पर आप कह सकते हैं धमकी देते हुए नजर आई। ममता बनर्जी ने बता दिया कि अगर बंगाल जला तो यूपी, बिहार, असम भी जलेंगे। अगर दिल्ली तक पहुंचेगी और नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये बातें कोई और नहीं कह रहा है बल्कि एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है। ममता बनर्जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री है। और ममता बनर्जी अगर एक सामान्य व्यक्ति नहीं है तो सवाल निशान कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से भी पूछा जाएगा कि ममता बनर्जी कहना क्या चाहती है। ममता बनर्जी क्या एक सामान्य व्यक्ति है? तो जवाब है ममता बनर्जी एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री है और वो एक राज्य की मुख्यमंत्री होने के बाद भी ममता बनर्जी का इस प्रकार का बयान कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ममता बनर्जी जब ये कहती है कि बंगाल में आग लगा तो ये आग जो है यूपी, बिहार, असम भी जलेंगे, आग दिल्ली तक पहुंचेगी, तो सवाल निशान कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पर भी आता है। और ममता बनर्जी से भी सवाल किया जाएगा कि ममता बनर्जी कहना क्या चाहती है। क्या ममता बनर्जी ये मैसेज देना चाहती है कि बंगाल में अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो टीएमसी के जो गुंडे हैं वो बंगाल में कहीं ना कहीं हिंसा करेंगे? क्योंकि बंगाल की राजनीति को जब आप डिकोड करिएगा, बंगाल की राजनीति में जब कांग्रेस शासन में था तो लेफ्ट के खिलाफ हिंसा करवाता था, फिर लेफ्ट की सत्ता आई तो लेफ्ट ने पहले कांग्रेस के खिलाफ करवाया,
फिर जब ममता बनर्जी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरी तो ममता बनर्जी के खिलाफ आप कह सकते हैं हिंसा होने लगा। उसके बाद जब ममता बनर्जी शासन में आई तो पहले वो लेफ्ट के खिलाफ हिंसा करवाते थे ममता बनर्जी, और बंगाल में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के बीच सीधी झड़प होती थी। लेकिन 2014 के बाद जब बंगाल में बीजेपी मजबूत स्थिति में आ गया तो वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सुरक्षित में रहे। बीजेपी और टीएमसी के बीच आप कह सकते हैं लड़ाई शुरू हुई। हाल में ही बंगाल बंद के दौरान एक वीडियो सामने आया था जिसपे एक बीजेपी के नेता पर फायरिंग की गई थी। वो वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख चुके हो, वैसे हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ गाइडलाइन है जब आप न्यूज कवर करते हैं। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी का ये बयान और बंगाल की राजनीति का जब एनालिसिस कीजिएगा, बंगाल का सियासत का जब एनालिसिस कीजिएगा, मैंने बंगाल के चुनाव के दौरान वीडियो भी बनाया था बंगाल की राजनीति पर, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। बंगाल में अगर बीजेपी हारी है तो आप कह सकते हो कि 100 से ज्यादा सीटें बंगाल में बीजेपी 10 या 20 वोटों से हारी। सीधे तौर पे समझ लीजिए कि बंगाल में अगर 2021 में निष्पक्ष चुनाव हो जाता, बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, 2021 में बीजेपी अगर हारी है विधानसभा का चुनाव तो बंगाल में ज्यादातर सीटों पर आप कह सकते हैं कि टीएमसी के गुंडों और कोलकाता पुलिस या बंगाल पुलिस का आप कह सकते हैं कि साथ के कारण ममता बनर्जी जीत पाई है, क्योंकि ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री थी। लेकिन आप तस्वीर ये हो सकती है कि बंगाल में पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, उसके बाद बंगाल में इलेक्शन करवाया जाएगा। अगर उसके बाद बंगाल में इलेक्शन होता है तो फिर एक नई कहानी और एक नई आप कह सकते हैं स्टोरी लिखा जाएगा बंगाल के सियासत में, और उसके बाद बंगाल की राजनीति एक नई राजनीति की ओर जाएगा। बंगाल का सियासत एक नई कहानी की ओर जाएगा। सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी कहना क्या चाहती। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद, ममता बनर्जी के इस टिप्पणी के बाद सियासत अब एक नई दिशा की तरफ बढ़ चला है। जब राजनीति एक नई दिशा की तरफ बढ़ चला है तो समझ लीजिए कि आने वाला समय इस देश की सियासत पे कुछ भी हो सकता है। आने वाला समय इस देश की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है, केवल बंगाल के लिए नहीं बल्कि देश की सियासत के लिए महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी वो चेहरों में नहीं है कि आप उनके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और ममता बनर्जी हार मानकर बैठ जाएगी। ममता बनर्जी के राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट का भी महत्वपूर्ण रोल आएगा और टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज करेगा। लेकिन दूसरी कहानी ये हो सकती है कि बीजेपी ममता बनर्जी के राज्य में इसलिए भी राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है क्योंकि बीजेपी को ऑपरेशन लोटस बंगाल में भी करना, उत्तर प्रदेश, बिहार, बाकी राज्यों में तो ऑपरेशन लोटस एक्टिव है। आपने मीडिया की खबरों में भी सुन लिया होगा कि चिराग पासवान की पार्टी टूट रही है, नीतीश कुमार की पार्टी टूट रही है, जबकि ये बातें हम इन टॉक पर पहले ही बता चुके थे। खैर साथियों, आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर ममता बनर्जी की टिप्पणियों को गौर किया जाए, जो ममता बनर्जी कहते हैं वो मामूली बात नहीं। हेमंत विश्वकर्मा ने जवाब भी दिया कि आप हमें धमकी क्यों दे रहे हैं। सीधे तौर पर आप कह सकते हैं ममता बनर्जी का ममता बनर्जी का ये जो बयान है, इस बयान को सामान्य नहीं समझे। क्या केंद्र सरकार इसी वजह से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने से डर रही है? क्योंकि केंद्र सरकार को पता है कि बंगाल में ममता बनर्जी एक मजबूत पिलर के तौर पर खड़ी है। ममता बनर्जी को के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद आप ये मत समझिए कि सब कुछ सामान्य रहेगा। जो बातें ममता बनर्जी कर रही है वो सच में भी हो सकता है, और ममता बनर्जी कह रही है वो बातें सच भी हो सकता है। और ममता बनर्जी को सामान्य समझने की गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी एक राज्य के मुख्यमंत्री और उस राज्य के वो गृह मंत्री भी है। लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन अगर लगना होगा तो बंगाल के लिए शायद सही हो। राष्ट्रपति शासन के बाद बंगाल की जो परिस्थिति वो सही तरीके से आप कह सकते हैं, और बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए राष्ट्रपति शासन जरूरी है। बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन जरूरी है। साथ में आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष होते थे जो कि वर्तमान में ममता बनर्जी ने उन्हें हरा दिया, यूसुफ पठान को उनके सीट पर खड़ा करके। कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि बंगाल में विपक्षी पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं है, और उस बात पर गौर करिए और उस बात को भी महत्वपूर्ण मानिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से बंगाल में सियासत की है, ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से बंगाल की राजनीति को आप कह सकते हैं, ममता बनर्जी ने उस अंदाज में बंगाल की राजनीति की है जिसे आप कह सकते हैं तानाशाह जिस प्रकार से सियासत करता है। ममता बनर्जी के पीएम बनने की बात भी कही जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो बंगाल में किया, आप ये कहिए कि ममता बनर्जी की सियासत एक तानाशाह की तरह है। ममता बनर्जी की राजनीति इस प्रकार से तो वहाँ विपक्ष के नेता सुरक्षित नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी कहते हैं कि बंगाल में विपक्षी नेता सुरक्षित नहीं है, और ये बातें बंगाल के हर विपक्षी नेता कहता है कि ममता बनर्जी के राज्य में वही परिस्थिति देखने को मिला जो कि इससे पहले लेफ्ट के शासनकाल में दिख रहा था। काल में ममता बनर्जी की शासन आई, उसके बाद जो लेफ्ट के गुंडे थे वो टीएमसी में आ गए,
और अभी तस्वीर भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। जो पहले वामपंथियों में थे वो टीएमसी में आ गया। आज की तारीख में वही लोग बीजेपी में जा रहे हैं, यानी टीएमसी से बीजेपी में जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की सत्ता की उम्मीदें लगने लगी है कि बंगाल में लेफ्ट भी कमजोर पीच पर नहीं खेल रहा है। बंगाल में लाल झंडा भी अभी मजबूत है। ममता बनर्जी को हटाने के लिए आप कह सकते हैं लेफ्ट भी इस समय मजबूत स्थिति में। बंगाल में आगे चलकर ये हो सकता है कि बंगाल में आपको सीधी फाइट ममता बनर्जी को हटाने के लिए एक तरफ वामपंथ रहेगा और दूसरे तरफ बीजेपी रहेगा। यानी ममता बनर्जी को के विकल्प अगर बंगाल की जनता खोज रही है तो बंगाल की जनता के पास दो विकल्प है। एक तरफ आप कह सकते हैं वामपंथी यानी लेफ्ट है। लेफ्ट की शासनकाल बंगाल देख चुका है, जबकि बीजेपी का शासनकाल अभी तक बंगाल ने देखा नहीं है और बंगाल इस समय कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जा रहा है। लेकिन बंगाल की सियासत पे 30% मुस्लिम वोटर भी खेल खेलते हैं और वो 30% मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। बंगाल में 2014 की तस्वीर देखें तो बीजेपी का मात्र 2 सांसद था और ममता बनर्जी 30 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत गई। 2019 आते आते ये कहानी पलट जाता है। 2019 में बंगाल में बीजेपी की सीटों की संख्या 18 हो जाता है और ममता बनर्जी की सीटों की संख्या 29 होता है। 2024 आते आते एक बार फिर से कहानी यू टर्न लेती है। वैसे बीजेपी का आरोप है कि हिंदू वोटों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया। ममता बनर्जी ने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन तस्वीर क्या होती, कहानी क्या होती। 2024 आते आते बीजेपी की सीटों की संख्या करीब 6 घट जाती है और 2024 में बीजेपी बंगाल में 12 सीटें जीतती है, जबकि 2024 की कहानी हम बता रहे हैं टीएमसी 29 सीटों को जीत जाती। इस प्रकार से बंगाल की सियासत होती है, इस प्रकार से बंगाल की राजनीति होती है। बंगाल की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। बंगाल की सियासत को आपको समझना होगा। बंगाल की राजनीति में आप जो हिंसा के कल्चर देख रहे हैं, ये हिंसा के कल्चर रातों रात नहीं आए। इस कल्चर को ममता बनर्जी लेकर नहीं आई, इस कल्चर को कांग्रेस के शासनकाल में ही लाया गया था। कांग्रेस के शासनकाल के बाद जब वामपंथ आए तो वामपंथियों ने भी वही किया। जो कांग्रेस में पहले थे वामपंथियों में आ गए और उसके बाद जब टीएमसी सत्ता में आई तो टीएमसी ने भी वही किया। अब अगर सत्ता में बीजेपी आ जाती है तो बीजेपी क्या करती है वो देखने वाली बात है। बीजेपी काफी बातें करती है कि हम कानून व्यवस्था को सही रखेंगे। जब बंगाल की जनता बीजेपी को मौका देगा तो पता चलेगा बीजेपी बंगाल में क्या करती है, क्योंकि बंगाल को पिछले कई सालों से राजनीति का हिंसाकरण देख रहा है। बंगाल में आप बिहार जैसी राजनीति की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बंगाल की राजनीति थोड़ी अलग है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।